आज हमारे साथ हैं श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के संस्थापक श्रीमान हंसराज जी चौधरी, जो कैंसर रोगियों के लिए समर्पित एक संस्था है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि श्री नवग्रह आश्रम पर कैंसर की कौन सी स्टेज का उपचार संभव है? देखिए साहब, बात यह कि कैंसर की आयुर्वेद के हिसाब से तो 3 ही स्टेज होती है। या तो वो रक्त में होगा, या मांस में होगा, या अस्थि में, हड्डी में होगा। तो यानी कि आयुर्वेद एक बात पे अडिग है कि जब तक श्वास है जब तक आस है। यानी कि सभी प्रकार की श्रेणियों का, चाहे वो रक्त में है, चाहे मांस में है, चाहे अस्थि में है, इसका इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से और श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति उससे संभव है। क्या कैंसर रोगी को कीमोथेरेपी और रेडिएशन कराना चाहिए? कतई नहीं कराना चाहिए। मैं बिल्कुल सख्त रूप से और पूरे वैज्ञानिक रूप से ये बात कर रहा हूँ कि संपूर्ण भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कीमो और रेडिएशन के बाद में जो सर्वाइवलिटी रेट है, रोगी के 5 वर्ष के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है कीमो और रेडिएशन के बाद में। ये पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक पद्धति नहीं है कीमो और रेडिएशन। आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है, अतः क्यों नहीं जो भारत की पद्धति है उसको सभी लोग इस्तेमाल करें। क्या जिन रोगियों ने कीमोथेरेपी और रेडिएशन करवा लिया है उसके बाद भी आश्रम पर उनका उपचार संभव है? हाँ बिल्कुल, बिना कीमो, बिना रेडिएशन और बिना सर्जरी के जो रोगी आश्रम पे आ गया, ऐसे 77% रोगी ठीक होते हैं जी। मैं 100% रोगियों के ठीक होने का दावा नहीं कर रहा हूँ, परंतु 77% एक बहुत बड़ा रेशियो होता है, क्योंकि कीमो रेडिएशन का जो सक्सेस रेट है वो 2.8% है थ्रू आउट वर्ल्ड में, और इधर 77% है। और जिन्होंने कीमो ले लिया, जिन्होंने रेडिएशन करवा लिया या सर्जरी करवा ली, वो भी 50% रोगी श्री नवग्रह आश्रम पर अपना चिकित्सा लेने के बाद में ठीक होते हैं। ये बिल्कुल अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है, और ये हम ऑन डाटा में ये आपसे बात कर रहा हूँ जी। श्री नवग्रह आश्रम के कैंसर का उपचार लेने के साथ साथ क्या रोगी कोई दूसरी पद्धति का उपचार साथ में कर सकता है? हाँ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, परंतु कीमो रेडिएशन नहीं लेना है। वो ड्रिप चढ़वा सकता है, वो ग्लूकोज ले सकता है, वो अगर उसको अचानक बहुत ज़्यादा कब्ज हो गया तो एनिमा लगवा सकता है। अगर उसको किसी अन्य प्रकार का, जैसे उसका किडनी में मान लो कोई प्रकार की अचानक समस्या आ गई है, हालांकि मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि यदि रोगी आयुर्वेदिक पद्धति से सभी रोगों का इलाज ले तो उसमें उसके शरीर में जो रसों का निर्माण होगा, वो रस, आयुर्वेद में ये विशेषता है कि आप अगर एक औषधि लेते हैं, एक रस लेते हैं, तो उस रस से आपके 10 रोग समाप्त होते हैं। जबकि एलोपैथी में अगर आप एक सॉल्ट लेते हैं तो वो एक सॉल्ट 10 रोग और पैदा करता है। तो इसलिए बिल्कुल दूसरी पद्धतियों से, होम्योपैथी से, नेचुरोपैथी से या एलोपैथी से, वो अगर आकस्मिक चिकित्सा लेना चाहे तो ले सकता है, परंतु प्रयास ये करे कि आयुर्वेदिक पद्धति से, श्री नवग्रह आश्रम की पद्धति से किडनी का भी समस्या है तो इसके साथ में ले सकता है, फेफड़े की अगर समस्या है तो भी ले सकता है, और कैंसर का इलाज के साथ में दूसरी पद्धतियों का कोई विरोधाभास नहीं है, केवल कीमो रेडिएशन को छोड़ के। क्या आश्रम पर कैंसर रोगी को लाना आवश्यक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंसर रोगी को लाना कतई आवश्यक नहीं होता है। कैंसर रोगी के वीडियो से भी हम अवलोकन करके प्रयास करते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। आज मोबाइल का ज़माना है। दूसरी, वो जो एलोपैथी में जितनी भी जांचें रोगी करवा के आता है, जैसे पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है, मार्कर टेस्ट है, इन सभी जांचों को हम देख के, और रोगी के जो परिजन जो यहाँ आते हैं उनको हम पूरी तरीके से, पूरी तसल्ली से चिकित्सा बता देते हैं, औषधि दे देते हैं, तो रोगी का आना जरूरी नहीं है। हाँ, उन बातों में या उन केस में, उस प्रकरण में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर रोगी कहीं ढुलमुल मानसिकता का है, अगर उसकी मनस्थिति कमज़ोर है, तो मैं कहता हूँ कि अगर वो एक बार नवग्रह आश्रम की कैंसर क्लास अगर वो अटेंड कर लेता है तो मेरा विश्वास है कि 33% आस्था, 33% औषधि और 33% परहेज का जो मूल मंत्र, जो गुरु मंत्र आश्रम ने दे रखा है, उसके तहत उसको बिल्कुल ताकत मिलती है, उसमें एक आत्मशक्ति का निर्माण होता है और उससे रोगी जल्दी ठीक होता है। जैसा कि आप कैंसर रोगी को अन्न खाने के लिए मना करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है एवं इसके अलावा कैंसर रोगी क्या खाए? जर्मनी और जापान के वैज्ञानिकों ने गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, यानी कि अधिकांश दालें, मूंग को छोड़ के, सीधे सीधी बात करता हूँ, मूंग को छोड़ के बाकी जितने प्रकार की जो दालें हैं और जितने प्रकार के अन्न हैं, उनमें डबल एफ नाम की एक फंगस डेवलप होती है जो कि कैंसर कोशिकाओं की खुराक है। तो मैं रोगियों को ये कहता हूँ जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाएं, जितने
हरी सब्जियां वो खाएं, जितने फल हैं वो खाएं, और राजगिरा, कुट्टू, मूंग, रागी, सिंगाड़ा जैसी इन्हें फसलें कह सकते हो, घास के बीज कह सकते हो, ऑर्गेनिक फूड कह सकते हो, इन सभी को खाने की हम सलाह देते हैं। और एक बहुत, इसी के साथ में मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी दे दूं कि श्री नवग्रह आश्रम के कहे अनुसार 4-5 महीने तक लगातार रिसर्च करने के बाद में पौतान फूड प्रोडक्ट लिमिटेड जो कंपनी है, उन्होंने पौतान कैंसर आटे के नाम से जो एक आटा का जो निर्माण किया है, 5 किलो की उनकी पैकिंग है, 1 माह के लिए रोगी के लिए पर्याप्त है। तो मैं उसके लिए भी रोगियों से अनुरोध करता हूं कि वो उसका इस्तेमाल करें, रोटी के रूप में, बाटी के रूप में, हलवे के रूप में और पराठे के रूप में। जी, जैसा कि कैंसर के उपचार में आप लोग बताते हैं कि उपचार सुबह 6 बजे से शुरू होता है। कैंसर रोगी अगर 8 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, तो वो उपचार कब शुरू करें? ये जो समय हमने निर्धारित किया है, ये एक सामान्य बेंचमार्क है। 8 बजे उठता है, 8 बजे से शुरू करें, 9 बजे उठता है, 9 बजे से शुरू करें, और अगर कोई रोगी 4 बजे उठता है तो 4 बजे से शुरू करें। सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि आप 1 घंटा आगे पीछे भी उठने के समय के बाद भी, यानी कि मेरा प्रातःकाल तब है कि जब रोगी उठे। मेरा जो पर्चा है उसमें मैंने जहाँ प्रातःकाल लिखा है, जहाँ 6:30 बजे लिखा है, वो प्रातःकाल ये माना जाए कि रोगी जब उठता है तब से प्रातःकाल है, और एक औषधि से दूसरी औषधि के बीच में न्यूनतम 47 मिनट का समय रखा जाए। और कभी भी रोगी दिन भर जब भी उसकी मर्जी करे वो जूस पिए, जब भी उसकी मर्जी करे वो हरे फल खाएं, जब भी उसकी मर्जी करें वो ड्राई फ्रूट्स खाएं। और औषधि के मामले में 2 औषधियों को अगर आप एक साथ मिला के भी लेते हैं, 2 समय की औषधियों को, तो भी इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। कैंसर रोगी को ताज़ा गौमूत्र लेना ही आवश्यक है, या वो अर्क या इस तरह से कोई भी नीचे ले सकता है? ऐसा है, गो अर्क तो आयुर्वेद के ग्रंथों में कहीं बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद में भी मैं आज दिन तक भी गो अर्क के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आयुर्वेद के सभी ग्रंथ गो अर्क के मामले में मौन है। गोमूत्र लिया जाए, और गोमूत्र भी कुंवारी बछिया का लिया जाए, जो देसी किस्म की, यानी कि जिसके नीचे, गले के नीचे झालर हो, रंभाने पे वो माँ शब्द का उच्चारण करती हो। वो चाहे 2 दिन की है, चाहे 10 दिन की है, चाहे वो 2 वर्ष की है, वो जब तक गाभिन नहीं हुई है। पूरे भारत में 36 से अधिक प्रकार की लोकल जो ब्रीड हैं, नस्लें हैं, जैसे मारवाड़ी है, थार पारकर है, गिर है, राठी है, या पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी है, छोटे कद की जो गायें होती है, उन सभी गायों की जो बछियाएं हैं उनका गौमूत्र ताज़ा इस्तेमाल करें, ये सर्वोत्तम है, बिल्कुल सर्वोत्तम है। परंतु गौमूत्र और गंगाजल में कभी कीड़े नहीं गिरते, यानी कि वो खराब नहीं होता। तो उसको आप कांच के पात्र में सूर्य की रोशनी से दूर और हवा से बिल्कुल एयर टाइट करके अगर आप रखते हैं तो 2 या 3 माह तक वो गौमूत्र आसानी से काम में लिया जा सकता है। जिन रोगियों को गौमूत्र लेने से उल्टी हो, वो क्या करें? उल्टी वैसे कैंसर में एक सामान्य प्रक्रिया है। जिन रोगियों को गौमूत्र लेते ही उल्टी होती है, उनके लिए मेरा सभी कैंसर रोगियों से एक निवेदन है कि वो 10 ml से शुरू करें। 10 ml मात्रा, यानी कि 2 टीस्पून बड़े बड़े से, फिर 15 ml, फिर 20 ml, फिर 25 ml, फिर 30 ml, ऐसा करते करते मात्रा अगर आप बढ़ाते हैं तो आयुर्वेद की भाषा में इसको उसका आहार विहार अनुकूलन कहा जाता है। तो वो आहार विहार का जो अनुकूलन अगर वो कर लेता है तो वोमिटिंग नहीं होती है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 घंटे में या 72 घंटे में या 100 घंटे में रोगी को अगर एक बार वमन होती है, उल्टी होती है, तो ये कैंसर रोगी के लिए वरदान है, ये उसके लिए बहुत हितकर है, क्योंकि उसकी शरीर में जितनी भी मरी हुई कोशिकाएं हैं वो सब उल्टी के और दस्त के माध्यम से ही तो बाहर निकल पाती है। सामान्यतः आजकल की पीढ़ी के लिए गौमूत्र पीने की सोचना ही बड़ा अजीब तरह का बात है, परंतु कैंसर भी कोई छोटा अजीब बीमारी नहीं है, बहुत सामान्य सी बीमारी है जिसको लोगों ने अपने आर्थिक संसाधनों के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी कह के लोगों को डराना जो शुरू किया है। मैं कहना चाहता हूँ, साफ तौर से मेरी मान्यता है कि गौमूत्र, जिन धर्मों में कुछ ऐसे तथाकथित या कुछ ऐसे धर्म है कि जिनमें ऐसी अवधारणा है कि गौमूत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं इस विषय पे बिल्कुल नहीं जाता हूँ। मैं कहता हूँ उसके स्थान पे आप दुगनी मात्रा में
अगर शहद इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको वो लाभ देगा। परंतु रोगी के ठीक होने का जो अंतराल है, वो जो जैसे सामान्यतः एक रोगी अगर 6 माह में ठीक होता है, तो जो शहद इस्तेमाल करने वाला जो रोगी है, जो गोमूत्र इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसको पूरा 1 वर्ष लगेगा। जिन रोगियों को मधुमेह भी है, क्या वो शहद का सेवन कर सकते हैं? शहद तो मधुमेह का इलाज है, या आपके खुद के द्वारा शहद जो मध जो संग्रह किया है, वो उससे कतई किसी प्रकार से डायबिटीज नहीं बढ़ती है, उससे मधुमेह नहीं बढ़ता है। फिर भी अंत तो गत्वा, यदि कोई रोगी ये कहे कि मुझे तो शहद सूट नहीं होता है, मुझे तो इससे मेरा मधुमेह बढ़ता है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा किसी तरीके से दबाव नहीं कायम करता हूँ। वो शहद के स्थान पे या तो बकरी का दूध इस्तेमाल करें, आयुर्वेद में बहुत प्रकार के प्रकल्प हैं, वो उष्ण जल, गर्म जल का भी उसकी जगह उपयोग कर सकता है। परंतु ये अंतिम हथियार है, प्रथम हथियार तो शहद ही है। कैंसर रोगियों में सामान्यतः रक्त की कमी पाई जाती है, उसके लिए रोगी क्या करें? रक्त अल्पता यानी कि हीमोग्लोबिन की जो कमी है, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाओं का जो संतुलन जो है, वो शरीर में कम होना एक स्वाभाविक बात है। और ख़ास तौर से ब्लड कैंसर के रोगियों को, रक्त कैंसर के जो रोगी है, उनमें तो रक्त अल्पता बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। नवग्रह आश्रम ने इस दिशा में 2 काम किए। पहला, जो रक्त शोधन जो औषधि का निर्माण किया, उससे रक्त अल्पता धीरे धीरे कम होनी बंद हो जाती है। और दूसरा, हमने हीमोग्लोबिन के नाम से एक औषधि का निर्माण किया है, जिसमें गुड़हल के फूल और इस तरीके की शीशम के पत्ते और 8-10 तरह के जो वनौषधियाँ हैं, उनका मिश्रण करके हमने जो रक्त शोधन के नाम से जो औषधि बनाई, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन के नाम से जो औषधि बनाई, उसका सेवन दूध के साथ रोगी करता है। और अभी तक हमारे पास पिछले 6 महीने में जो डाटाज आए, जो जानकारी हमारे पास आई है, वो जानकारी ये है कि जिनको प्रत्येक माह रक्त चढ़वाना होता था, उन रोगियों को अब रक्त चढ़वाने की आवश्यकता नहीं हो रही है। यानी कि हीमोग्लोबिन ने उनके जो श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया। जी, कैंसर रोगी को उपचार लेने के बाद उसे ऐसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि मैं ठीक होने लगा हूँ, और उसे कुछ जांचें करानी चाहिए, और करानी चाहिए तो उसे कौन सी जांचें करानी चाहिए? ऐसा है साहब, नवग्रह आश्रम ये कहता है कि इलाज में जांचें हैं, जांचों में इलाज नहीं है। उल्टी खोपड़ी के लोग हैं, मैं उनको बहुत प्रेम से ये बात समझाता हूँ कि भैया, कैंसर रोगी का अगर वजन बढ़ने लग जाए, कैंसर रोगी को अच्छी नींद आने लग जाए, कैंसर रोग की रोगी की जो त्वचा की आभा है, जो आपका ग्लो है, स्किन ग्लो, वो बढ़ने लग जाए, जो जलन आपको निरंतर हो रही थी किसी अंग विशेष में, जिस रोग की वजह से कैंसर जिस भाग पे है उस पर वो जलन धीरे धीरे आपकी कम होने लग जाए, भैया ये सब जांचें हो रही है ना। फिर भी चूंकि आदमी सिक्योर होना चाहता है, आदमी इतना ताकतवर नहीं है अपने मन से कि उसको वजन बढ़ने के बाद में भी, नींद आने के बाद में भी वो अगर चाहता है कि मुझे जांचें करवानी है, तो मैं बायोप्सी के खिलाफ हूँ, मैं FNAC के खिलाफ हूँ। मैं चाहूँगा कि रोगी मार्कर टेस्ट, जो आज क्योंकि विज्ञान का ज़माना है, जैसे उदाहरण के लिए किसी को स्तन कैंसर है, तो उसको CA 15.3 जो जांच है वो करवा लेनी चाहिए, जो खून के रूप नमूने से वो जांच होती है। और पेट स्कैन, CT स्कैन, और जो अगर देखा जाए तो इन जांचों से भी पता लगाया जा सकता है कैंसर की। परंतु किसी गांठ का बढ़ना या घटना कैंसर की जांच नहीं है। अधिकांश जो रोगी होते हैं सामान्य गांठ को भी कैंसर की गांठ मान बैठते हैं, या कैंसर तो ठीक हो गया परंतु और गांठ हो गई। जांच, उपचार में जांचें हैं, जांच में उपचार नहीं है। ये मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ। तो आप अगर आपके शरीर में सकारात्मक लक्षण हैं तो जांचों के पीछे ज़्यादा न पड़े, फिर भी 4-5 महीने में एक बार अपनी जांच करवा लें। और सबसे अच्छी जांच तो यही है कि आप सोच रहे हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ी जांच। कैंसर रोगी को अगर फेफड़े की समस्या हो, कफ की समस्या हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, जितनी भी दूसरी समस्या, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें आश्रम पर उनके लिए कोई औषधि है या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, कैंसर रोगी को अगर कैंसर है, उसके साथ में उसको श्वास में तकलीफ है, खांसी चल रही है, कफ आ रहा है, तो यहाँ से कफ खांसी की औषधि लेनी चाहिए। बहुत न्यूनतम मूल्य पे, मात्र 500 रुपये में वो पूरे माह की औषधि उपलब्ध है। अगर उसको लीवर में प्रॉब्लम, उसको पीलिया हो रहा है, जॉइंटिस हो रहा है, आंखें पीली हो रही है, भूख नहीं लग रही है, पेट फूला हुआ है, टाइट हो रहा है, बिल्कुल उसको लीवर की दवाई लेनी चाहिए, मात्र 500 रुपये की औषधि है। जैसे अगर उसकी किडनी में कैंसर चला गया,
बाकायदा उसको केवल किडनी वाली औषधि लेनी चाहिए कैंसर की औषधि के साथ में। इससे क्या होगा कि आयुर्वेद की पद्धति से सभी रसों का जो निर्माण होता है उससे रोगी शीघ्र ठीक होता है। इसलिए मैं ये सलाह देता हूँ कि उसको अन्य औषधियाँ भी नवग्रह आश्रम से प्राप्त करनी चाहिए। जी। आजकल जो नई अवधारणा आई है जेनेटिक कैंसर की, तो जिनके परिवार में कैंसर है, जिनके दादाजी को कैंसर था, पिताजी को कैंसर था, और अभी जिनको कैंसर नहीं है, क्या वो आश्रम की दवाई ले सकते हैं और लेने से उनको कुछ फ़ायदा होगा? जेनेटिक कैंसर आज की तारीख में संपूर्ण भारत में 30% तक फैला है और विश्व में तो इसका जो प्रतिशत है वो करीब 51-52% पे जा पहुंचा है। क्योंकि आपके डीएनए में अगर कैंसर है, आपके जैसे माताजी को कैंसर है, आपके पिताजी को कैंसर है, तो बिल्कुल उनकी जितनी भी संतानें हैं उनके लिए श्री नवग्रह आश्रम ने एक जबरदस्त औषधि का निर्माण किया है। उस औषधि का जो नाम है वो रक्त शोधन है। उस रक्त शोधन के माध्यम से वो 4 महीने तक रक्त शोधन का सेवन कर ले तो 10 वर्ष तक उसकी जो शरीर की जो सकारात्मक कोशिकाएं हैं वो सकारात्मक कोशिकाएं कभी भी नकारात्मक कोशिकाओं को अपने पे हावी नहीं होने देगी और इससे वो जेनेटिक कैंसर की वजह से बच जाएगा। कैंसर रोगियों को श्री नवग्रह आश्रम से कितने दिन तक उपचार लेना चाहिए और कब कितने दिन तक फर्क पड़ने लग जाता है? देखिए साहब, ये भी बहुत वैसा ही प्रश्न है कि साहब हम मकान बना रहे हैं, कितने दिन में बन जाएगा? तो मकान की तो अवधि है, परंतु रोग के मामले में मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ एक ही प्रकार के 2 रोगी आते हैं, दोनों को कैंसर है, दोनों को फेफड़े का कैंसर है, परंतु एक रोगी बहुत विश्वास के साथ, बहुत परहेज के साथ और बहुत आस्था के साथ में औषधि लेता है और वो आश्रम पे हर माह आता है या हर 2 माह में एक बार आता है, औषधि लेता है और वो मात्र 6 महीने में ठीक हो जाता है। और एक रोगी है जो पिछले 3 साल से औषधि ले रहा है और अभी संपूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ। तो अवधि का इसमें कोई मायना नहीं रखता है, परंतु सामान्यतया जो ब्लड कैंसर है वो 4 माह में ठीक हो जाता है। जो अंगों के जो कैंसर हैं, किडनी है, लीवर है, रेक्टम है, कोलन है, ये करीब 8 महीने में ठीक हो जाते हैं। और जो अस्थि कैंसर, जो हड्डी, जो बोन मैरो का जो कैंसर होता है वो करीब 12 माह यानी कि 12-13 महीने उसमें लगते हैं। जिन कैंसर रोगियों को घाट या घाव है उनके लिए क्या करना चाहिए? हमारा जो कैंसर का जो पर्चा है, हम प्रत्येक रोगी को कैंसर का एक पर्चा देते हैं। हमने कुछ पत्तों के फोटो और उनको इस्तेमाल करने की जो विधि है वो उस कैंसर पर्चे में हमने बता रखी है। उन 10 प्रकार के पत्तों में से कोई भी 5 प्रकार के पत्ते उन्हें इस्तेमाल करने होते हैं। गौमूत्र में बांटे जा सकते हैं, सामान्य पानी में बांटे जा सकते हैं, शहद के साथ में बांट के लगाए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के तेल के साथ में बांट के लगाए जा सकते हैं। जैसे रोगी की परिस्थिति है उस तरीके से उन पत्तों को लगाने से, या मुंह का अगर कैंसर है तो कुल्ला करने से, कुल्ला कर करके, और चूँकि ये पत्ते विषाक्त होते हैं तो इसे निगला ना जाए और उनसे कुल्ला किया जाए तो गांठ और घाव, जैसे जैसे कैंसर ठीक होता है वैसे भी घाव भरता है अपने आप। और ये जो 5 प्रकार के पत्तों का जो लेपन है या कुल्ला है ये भी किया जाए। कैंसर रोगियों को असहनीय दर्द होता है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कैंसर रोगियों को दर्द का दूसरा नाम कैंसर है, क्योंकि ये अग्नि प्रधान रोग है, अग्नि तत्व प्रधान रोग है कैंसर। तो चूँकि जलन होती निरंतर और बहुत असहनीय दर्द वेदना होती है, इसके लिए आश्रम अभी तो मैं आपको कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम मात्र 15 दिन में कैंसर रोगियों के दर्द के लिए भी एक दवा लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हमारे जो मुख्य घटक हैं उसमें अकरकरा है, अजवाइन है, आक की जड़ है और उसमें सर्पगंधा है, उसमें कचनार गुग्गल है, उसमें गोदंती भस्म है। इस तरह की 6-7 औषधीय घटकों को हम एक निश्चित अनुपात में मिला के और ये औषधि हम तैयार करने जा रहे हैं। और आज की तारीख में वर्तमान में जो कैंसर रोगी हैं, इस औषधि निर्माण से पहले उनको हमने हमारे कैंसर के जो पर्चा है उस पर्चे के पिछले भाग पे हमने उनको दर्द के लिए औषधि बता रखी है, जिसमें कचनार गुग्गल है, गोदंती भस्म है और अकरकरा जो कि आश्रम से निःशुल्क दिया जाता है वो है, और इनका मिश्रण बना के वो औषधि ले सकते हैं।